हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज हम लोग क्लास 9 जो है, कक्षा 9 का सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स है, इसका अक्टूबर माह में जो टेस्ट हुआ सेट 1, आज इसका प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो ये समय कितना है? समय 2 घंटा है, पूर्णांक 40 का है। ठीक है, क्लास 9 का है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स है। और ये अक्टूबर माह में जो टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसके ये क्वेश्चन है, उसका हम लोग क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। चलिए, हाँ, तो और एक बात कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं या पहले से ही मेरे चैनल पे आप हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले सामान्य निर्देश को पहले पढ़ते हैं। देखिए, सामान्य निर्देश क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे, जिसके एक सही के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, और प्रश्न संख्या 14 तक, यानी 11 से 14 तक अति लघुरी प्रश्न है। ठीक है, तो 11 से 14 नंबर प्रश्न जो है वो लिखने वाले हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। मतलब इनमें जितने भी प्रश्न हैं उनमें से आपको 4 ही प्रश्न के उत्तर देने हैं। कितने शब्दों में देने हैं? तो शब्द सीमा लिखा हुआ है 20 से लगभग 20 से 30 शब्दों में। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर एक प्रश्न आप लिखते हैं सही तो उसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। 35 से 50 शब्दों में देने हैं, और एक प्रश्न के लिए सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक निर्धारित किए जाएंगे। और आखिरी लिखा हुआ प्रश्न संख्या 19 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? 5। चलिए, ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तो हम लोग का जो पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? ऑप्शन ए खेती की जुताई करना, ऑप्शन बी सिंचाई करना, ऑप्शन सी फसल की देखभाल करना, ऑप्शन डी खाद एवं बीज की बिक्री करना। आपको इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद एवं बीज की बिक्री करना। ठीक है, तो 1 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लिख लिए होंगे आप। चलिए, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन 2 में लिखा है बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना, ऑप्शन बी एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, ऑप्शन सी एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या लिखा है ऑप्शन सी में? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बहुविध फसल प्रणाली। चलिए, क्लियर है? तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन 3 में लिखा है अपनी आजीविका के लिए कान्हा ने एक डेयरी की दुकान खोली है। जो कान्हा नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपनी आजीविका के लिए वो क्या खोला है? एक डेयरी की दुकान खोला है। ठीक है, इसके बाद लिखता है कि कान्हा की एक मिनट, इसके बाद है कान्हा की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? कान्हा की जो ये क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया आपको बताना है। और ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है ए नंबर कृषि क्रिया, ऑप्शन बी लिखा है गैर कृषि क्रिया, ऑप्शन सी लिखा है अनार्थिक क्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैर कृषि क्रिया, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, गैर कृषि क्रिया। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? ऑप्शन ए औजार, ऑप्शन बी भवन, ऑप्शन सी नगद पैसा तथा कच्चा माल, ऑप्शन डी मशीन। तो इनमें से आंसर क्या होगा सही? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 का जो होगा सही वो होगा ऑप्शन सी, नगद पैसा तथा कच्चा माल। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग का 4 कंप्लीट है। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति का संबंध है? ऑप्शन ए खाद्यान्न के उत्पादन से, ऑप्शन बी तिलहन के उत्पादन से, ऑप्शन सी दूध के उत्पादन से, ऑप्शन डी मत्स्य पालन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्यान्न के उत्पादन से हरित क्रांति। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? ऑप्शन ए शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, ऑप्शन बी शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, ऑप्शन सी अशिक्षित
एवं स्वस्थ जनसंख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। अगर जनसंख्या शिक्षित है और स्वस्थ है तो वो क्या है? अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा परिसंपत्ति का कार्य करता है। ठीक है, तो 6 नंबर का हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन ए, आप लिख लीजिएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? ऑप्शन ए सेतु पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी स्कूल लौटो शिविर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ए और बी दोनों का मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? ये दोनों कार्यक्रम चलाए गए थे, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए तो 7 नंबर का हम लोग का आंसर हो गया क्या? ऑप्शन सी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, ऑप्शन बी जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, ऑप्शन सी जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता, और ऑप्शन डी है जब डिग्री धारक व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब 4 में से आपको बताना कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले कारक है। ऑप्शन ए साक्षरता दर, ऑप्शन बी लोगों का स्वास्थ्य, ऑप्शन सी कौशल निर्माण, और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। आपको सभी होना है, साक्षर होना चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, कौशल निर्माण भी होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, इनमें सभी। ये आंसर है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इनमें से कौन आर्थिक क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए माँ द्वारा भोजन बनाना, ऑप्शन बी गांव के लोगों द्वारा नालियों की सफाई करना, ऑप्शन सी एक किसान द्वारा कृषि का कार्य करना, ऑप्शन डी एक व्यक्ति द्वारा पेपर पढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक किसान द्वारा कृषि का कार्य करना। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जितना भी ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव हम लोग का पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग का सेक्शन ए कंप्लीट है। अब सेक्शन बी आता है, यहाँ बी है। ठीक है, तो हम लोग का जो बी है क्या है? तो ये लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 20 से 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, आपको 20 से 30 शब्द में लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न, तो प्रश्न बी का 1 नंबर में होगा, लिखा हुआ है कार्यशील पूंजी की व्याख्या उदाहरण सहित करें। आपको कार्यशील पूंजी जो है उसकी व्याख्या करना है, लेकिन किसके साथ? उदाहरण के साथ। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। देखिए तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा कच्चे माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, क्योंकि यह बिंदु होगा ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। लिखा है यह पूंजी व्यवसाय के दैनिक कार्यकलापों को पूरा करने हेतु जरूरी होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि स्थायी संपत्तियों क्रय कर लेने के बाद व्यवसाय की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। यह पूंजी थोड़े समय के स्वभाव की होती है। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बहुविध फसल प्रणाली से आपका क्या तात्पर्य है? तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को बहुविध प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए अब होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो जो बेरोजगारी शब्द है उसका क्या मीनिंग है, उसका आंसर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए आंसर क्या होगा? आंसर बेरोजगारी वह दशा या अवस्था है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने
के इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी को बेरोजगारी कहा जाता है। चलिए हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शिशु मृत्यु दर से आपका क्या अभिप्राय है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर द्वारा प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत की संख्या को प्रदर्शित करता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रति वर्ष है ना, प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से जिसका उम्र 1 साल से कम है वो कितने मर रहे हैं। ठीक है, उसको वो बताता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग सेक्शन सी को देखते हैं। सेक्शन सी में लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 35 से 50 शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन 1, उत्पादन के विभिन्न घटक कौन से हैं। तो आपको बताना है उत्पादन के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग 1 नंबर का आंसर देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, उत्पादन के मुख्य 4 घटक होते हैं। पहला भूमि, सभी प्राकृतिक संसाधनों सहित, श्रम, सभी मानव संसाधन सहित, पूंजी, सभी मानव निर्मित संसाधनों सहित, और इंटरप्राइजेस जो उत्पादन के लिए पिछले सभी संसाधनों को एक साथ लाता है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हो जाएगा इनके द्वारा किए गए पारिश्रमिक को क्रमशः किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ कहा जाता है। उत्पादन के साधनों का किसी भी वस्तु के उत्पादन में बहुत अधिक महत्व होता है। ये पूरा कंप्लीट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक ही खेत में उपज बढ़ाने के विभिन्न ढंग कौन कौन से हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, तो 1 नंबर क्या है, आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करके एक ही भूमि पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। 2 नंबर, HIV बीज का प्रयोग या उपयोग करके भी एक ही भूमि पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। 3 नंबर, उर्वरकों का उपयोग करके तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों जैसे रसायन का उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। देखिए हम लोग अब पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में लिखा है आधुनिक मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, संयोजक, थ्रेशर, ड्रिलिंग मशीन, मोटर्स आदि का उपयोग करके भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो हम लोग 4 पॉइंट लिख लिए। चलिए ये 5 पॉइंट आपको नहीं लिखना है, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट ही रहने दीजिए, इसको नहीं लिखिए, छोड़ दीजिए, इसको पूरा को हम लोग को नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग 4 पॉइंट तक ही रहने देते हैं। चलिए तो हम लोग का 4 पॉइंट तक कंप्लीट हो जाता है। देखिए इसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं 3 नंबर को। 3 नंबर में लिखा है क्या शिक्षा की भांति स्वस्थ भी मानव पूंजी निर्माण को प्रभावित कर सकता है। ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। को प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। चलिए तो हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर उत्तर 1 लिखा क्या है, स्वस्थ अपना कल्याण करने का एक आवश्यक आधार है और स्वस्थ लोग किसी भी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। 2 नंबर में लिखा है स्वस्थ व्यक्ति अधिक काम, अधिक उत्पादन और अधिक आय सृजन का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ हाई लिख दीजिए, सृजन का प्रतीक है। 3 नंबर में लिखा है स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छा उत्पादक होता है, उस अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका आंसर लिख लेना है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द्वितीय क्रिया, ये क्रिया है। ठीक है, द्वितीय क्रिया के कार्यकलापों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। आपको द्वितीय क्रिया के बारे में पूरा डिटेल से वर्णन करना है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक से सीधे उत्पादित नहीं होती, इसको निर्मित किया जाता है। इसलिए विनिर्माण की
प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकता है, जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं। ठीक है, चलिए यहीं तक आपको करना है, ये कंप्लीट हो गया। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग डी नंबर सेक्शन को देखते हैं। डी नंबर में लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 80 से 100 शब्दों में लिखिए। इसमें से देखिए 3 प्रश्न है, आपको 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो हम पहला और दूसरा ये 2 प्रश्न आपको बता दे रहे हैं, तीसरा आपको बताने का हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 ही प्रश्न को हम लोग को आंसर देना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पहला प्रश्न के साथ, जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, चलिए इसका उत्तर देखिए। इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो आंसर होगा इसका, बिजली से खेतों में स्थित सभी नलकूपों एवं विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योगों को विद्युत ऊर्जा मिलती है। पालमपुर के किसानों की बिजली के प्रसार ने विभिन्न तरीकों से सहायता की है। क नंबर, इसने पालमपुर के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई बेहतर तरीके से करने में सहायता की है। ठीक है, इससे पहले वे रहट के द्वारा सिंचाई करते आए थे, जो अधिक प्रभावशाली तरीका नहीं था, किंतु अब बिजली की सहायता से वे अधिक बड़े क्षेत्र को कम समय में अधिक प्रभावशाली तरीके से सींच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंसर हम लोग को हो गया। हम लोग ख नंबर भी इसका देखते हैं नंबर। तो ख नंबर में लिखा है, बिजली से सिंचाई प्रणाली में सुधार के कारण किसान पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न फसलें उगा सकते थे। पहले वो भिन्न भिन्न फसलें नहीं उगा सकते थे क्योंकि वर्षा होती नहीं थी, अब वो पूरे साल भर फसल उगा सकते हैं। गो नंबर, उन्हें मानसून की बरसात पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, जो कि अनिश्चित एवं भ्रमणशील होती थी। आप लिख दीजिए, होती थी। ठीक है, और घ नंबर, बिजली के प्रयोग के कारण पालमपुर के किसानों को बहुत से हाथ के कामों एवं चिंताओं से मुक्ति मिल गई है। तो ये पूरा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 2 है, प्रछंद और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। चलिए, इसका आंसर देखिए इसका आंसर, तो हम लोग सबसे पहले करते हैं प्रछंद बेरोजगारी को समझते हैं। देखिए, कई बार एक नौकरी या कार्य में एक से ज़्यादा व्यक्ति कार्यरत हो, जबकि उस कार्य विशेष के लिए लोगों की इतनी आवश्यकता ना हो, तो ऐसी स्थिति को प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। हम लोग उदाहरण से समझते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए यदि कहीं खेती को करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है, मान लिया जाएगा हमको कहीं खेती करना है, उसके लिए 5 ही लोगों की आवश्यकता है, लेकिन 8 लोग लगे रहते हैं। मान लिया जाए 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उसमें 8 लोगों ने काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। 5 ही लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन 3 लोग काम कर रहे, तो 5 ही लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन उसमें 8 लोग काम कर रहे, तो 3 लोग क्या है, बेकार हैं, अतिरिक्त हैं। यदि 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेती के उत्पादन में कमी नहीं आएगी। अगर 8 लोग काम करें तो भी उत्पादन उतना ही होगा जितना 5 लोगों के द्वारा उत्पादन होगा। ठीक है, खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। जो 3 लोग हैं वो प्रच्छन्न रूप से क्या है, बेरोजगार। इसी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब इसके बाद वाला देखते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं मौसमी बेरोजगारी को। क्या है मौसमी बेरोजगारी? मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष के कुछ मौसम ऐसे होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार के बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस प्रकार हम लोग का जो डी नंबर है इसका 2 क्वेश्चन 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन है हम लोग इसको नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला है कि 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो 2 प्रश्न का उत्तर हम लोग दे चुके हैं, 1 और 2 का, तो 3 का जरूरत नहीं है। चलिए, तो हम लोग का ये पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लास 9 का जो अक्टूबर मंथ में जो इकोनॉमिक्स का टेस्ट हो रहा है या होगा, है ना, तो ये हम लोग का क्या हो चुका, कंप्लीट। आप इसको देखिएगा, वीडियो को अच्छा से समझिएगा, क्वेश्चन आंसर याद करिएगा। ठीक है,
चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।